हाँ, इवन हम लोगों ने इस चीज को ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ किया है कि कैसे 0 डिग्री पे रिजल्टेंट मैक्सिमम आ रहा था और 180 डिग्री पे रिजल्टेंट मिनिमम आ रहा था, याद है? तो इतना तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि 0 से 180 जा रहे हैं तो रिजल्टेंट लगातार घट रहा है ना बाबू। लेकिन रुकिएगा 1 मिनट में फिर वापस से आपको वही लेके चलता हूँ जहां हमने ये सारा चीज देखा था, ठीक है? जय, कहाँ चला गया? हाँ, यही पे ना था। बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है ना। तो रिजल्टेंट ये जो होगा वो सब अभी जो भी दिख रहा है आपको, अगर हम ए और बी के बीच का एंगल थोड़ा बढ़ा दें, याद है, तो अब रिजल्टेंट इससे छोटा हो गया कि नहीं? एंगल और बढ़ा दें, 90 डिग्री कर दिए। अरे एंगल बढ़ाए कितना कर दिए? 90 डिग्री कर दिए। तो रिजल्टेंट और छोटा नहीं हो गया? एंगल और बढ़ा के और छोटा हो गया, और बढ़ा दिए, ये 180 डिग्री वाला गया। लेकिन एंगल को और बढ़ा दिए तो रिजल्टेंट अब फिर से बढ़ने नहीं लगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहले रिजल्टेंट लगातार घट रहा था, उसके बाद रिजल्टेंट लगातार बढ़ेगा, ये ना होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी आना चाहिए। सही है? क्लियर है? लेकिन इसका सही आंसर है ए। अभी भी डी नहीं है, क्यों? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो, कौन बताएगा? 1 मिनट। नहीं नहीं सॉरी, ये थोड़े अभी देख रहे थे हम लोग, यहाँ ना है। हाँ यहाँ ना है। कौन बताएगा? सुनो मैं बता रहा हूँ तुमको। एक्चुअली बात कुछ ऐसा है कि बाबू, अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है, क्या बोलते हो, और ये मान लो कि वेक्टर बी है, तो तुम सबसे पहले तो ये बताओ कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? बोलो ना। 0 है ना। चलो ठीक है, हमने इसको थोड़ा घुमा दिया। अभी बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? कुछ भी बोलो, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी बोल सकते हो। 60-70 डिग्री होगा सर। चलिए हमने घुमा के इतना कर दिया, दोनों वेक्टर के बीच का 90। आप समझ रहे हैं ना? यानी एंगल लगातार बढ़ रहा है। चलिए यहाँ पहुंचा, बताओ कितना? कुछ 120 डिग्री, 135 डिग्री, ऐसा टाइप का। चलो इसको घुमा के हमने यहाँ कर दिया, कितना? 180 डिग्री, 180। चलिए हमने घुमा के इधर कर, अब कितना? अब कितना? 200। हाँ मैंने, अरे 180 था तो ये 180 से ज्यादा, और 270 से तो कम होगा, कितना? 210 डिग्री। 210 डिग्री ऐसा होगा ना? नहीं है ये 210 डिग्री। सुनिएगा, आप भूल गए उस बात को जब हमने ये पढ़ा था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तब देख सकते हैं जब दोनों का टेल एक जगह हो, ना तो दोनों का हेड। और अगर दोनों का टेल एक जगह है, अगर दोनों का हेड एक जगह है, छोटा वाला एंगल आंसर होता है। तो ये अगर घूम के यहाँ पहुंच गया ना, तो अब हम एंगल इधर से नहीं मेजर करेंगे, अब हम एंगल को ये लेंगे। और तुम बताओ क्या ये, नहीं नहीं वो हम ये एक्स एक्सिस थोड़े मान रहे हैं, ये एक्स एक्सिस जरूरी थोड़े है। ये भी तो हो सकता है कि ए कहीं इधर तिरछा हो, अभी ऐसा हो, नहीं समझ रहे हो? तो वो ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट इधर मत अप्लाई करना, हमको खाली अमाउंट बताना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर वेक्टर ए ये है और बी ये है, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल हम इधर से देखेंगे कि इधर से देखेंगे? हम इधर से ना देखेंगे बाबू। यानी कि एंगल जो था वो बढ़ के पहुंचा कितना? 180 डिग्री। लेकिन अब वो एंगल बढ़ नहीं रहा है, अब वो एंगल घट रहा है। अब ये 180 से कुछ मान के चलो कि 120 130 हो गया होगा। फिर जब वो यहाँ पहुंचेगा तो 90 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? 0। यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमको चेक भी करना है, तो हम कहाँ तक चेक करेंगे? 180 डिग्री। आप समझ रहे हैं? और 180 डिग्री तक रिजल्टेंट लगातार कम होता है। अरे 180 से ज़्यादा एंगल हो ही नहीं सकता है। वो क्या लग रहा है, वो जो तुम नीचे लेके चले गए थे तो एंगल को तुम बढ़ा थोड़े रहे थे, अब एंगल को वापस से तुम घटाने लगे थे। एंगल जब तक बढ़ा था तब तक रिजल्टेंट घटा था। जा, एंगल जब भी बढ़ेगा तो रिजल्टेंट घटेगा। ये बात आप याद रखिएगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम से कम होता है 0 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा होता है 180 डिग्री। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बताइए? डिक्रीजेस ही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन की। सुन रहे हैं? लॉ ऑफ पॉलीगन यूज होगा जब दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएं। आपको इस फोटो में दो से ज्यादा वेक्टर नजर आ रहे हैं क्या? लॉ ऑफ पॉलीगन बहुत सिंपल बात कहता है। वो कहता है कि सारे वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में पहले तुम सजाओ।
सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हुआ एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल। अरे बोलो भाई, मान लो तुम लोग बानर होता तो तुम लोग का टेल होता कि नहीं? तो तुम लोग क्या सेम ऑर्डर में नहीं बैठा हुआ है? जैसे वो जो सबसे पीछे वाला है उसके हेड, हेड का मतलब हुआ मुंह की तरफ हो, जो उसके आगे वाला उन लोगों का टेल नहीं हो जाता है, फिर उन लोगों के हेड पे इन लोगों का टेल हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो पहले तो सेम ऑर्डर में सजाइए। आइए हम किसी एक को पहले पकड़ते हैं। किसको पकड़े पहले? ए को ही पकड़ते हैं, अल्फाबेटिकली चलते हैं हम लोग। ए को पकड़ते हैं, ए को चलिए, हाँ मैंने फोटो को पहले सेम ड्रॉ किया गया, ए को हम लोग रहने देते हैं। अब हम बी को उठा के ले आके यहाँ रख देते हैं। तो बताओ इसके हेड पे इसका टेल आ गया, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में आ गया कि नहीं है? अब क्या करें? सी को उठाएं, सी को उठा के ले जाके यहाँ रख देते हैं। तो बताओ ए बी सी सेम ऑर्डर में आ गया कि नहीं? अब क्या करें बताओ ना? डी को उठाएं, आप जानते हैं ना कि हम ऐसा कर सकते हैं। डी को उठाइए और उठा के ले आके यहाँ पे रख दीजिए। सही है? क्या हमने चारों लोगों को सेम ऑर्डर में सजा लिया? ये लॉ कहता है कि पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला देना, यही होगा इन चारों का रिजल्टेंट। समझ रहे हो? यानी कि ये आर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ और नहीं, अरे यही तो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही है रिजल्टेंट। अब लॉ पॉलीगन इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि ये क्या बना है? एक बहुभुज बना है कि नहीं? एक पॉलीगन बना है कि नहीं? इसीलिए हम इसको लॉ पॉलीगन कहते हैं। अरे बोलिए ना। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना बाबू कि लॉ पॉलीगन कोई अलग से लॉ नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। कैसे मैं समझाता हूं। जैसे पहले आप ए और बी को जोड़िए, तो ए और बी को जोड़िएगा तो ट्रायंगल लॉ से यही ना मिलेगा आपको, यही तो होगा ए प्लस, अब जो मिला उसमें सी को जोड़िए, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा कि नहीं? यानी ये वेक्टर कौन सा है? तो ये है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस क्या सी। अब जो मिला उसमें इसको जोड़िए, अरे बोलिए, तो दिस प्लस दिस विल बी दिस। तो ये क्या हो गया? तो दिस प्लस दिस का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये आर कुछ और नहीं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। तो हम 3 बार ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो सेम रिजल्ट पाते हैं। उससे बढ़िया है कि एक बार हम लॉ ऑफ पॉलीगन लगा लेते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक है, अब सुनिएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने देखिए ये किया कि इन चारों के अलावा मैंने एक और वेक्टर लाके इंट्रोड्यूस किया। कौन वेक्टर है वो? अरे वो कौन है? अरे 4 को पहले भी था भाई, अभी एगो नया आ गया ई। क्या करें, इस फोटो के एक बार फिर से बनाते हैं और सबको सेम ऑर्डर में सजाते हैं। ए को रहने देते हैं यहीं पे, अब बी बेचारे को उठा के ले आके इसके हेड पे रख देते हैं, फिर सी को ले आके हम लोग इसके हेड पे रख देते हैं, फिर डी को उठा के हम लोग इसके हेड पे। और जब हमने ई को उठा के इसके हेड पे रखा तो हमने देखा कि वो जहां से हम चले थे हम वही पहुंच गए। अब लीजिए, यानी कि इन पांचों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अरे 0 आ रहा है क्या? सुनिए ना, मान लीजिए कि ये यही तक लटक जाता, यही तक रह जाता, मान लो ये नहीं होता, तो जो रिजल्टेंट होता वो बस इतना होता। क्लियर है? रिजल्टेंट बस इतना होता। पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाते लेकिन पता चल रहा है वो वहां पहुंच गया जहां से हम लोग चले थे। तो क्या पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाने के लिए जगह है? जगह नहीं है, का मतलब हुआ रिजल्टेंट कितना? 0। वेरी गुड। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना? 0 हो जाएगा। बोलो। यानी कि अगर कुछ वेक्टर्स को तुम सेम ऑर्डर में सजाते हो और वो एक क्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म कर लेते हैं, अपने से पॉलीगन फॉर्म कर लिए, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो देखिए ये सब आपके किताब में लिखा हुआ है, देख लीजिए।
क्या बाबू? अच्छा अच्छा ठीक है। इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि सर एक और एक्स्ट्रा होता तो क्या होता ना, तो कुछ हम इधर इधर की तरफ चाहे किधर कर लें, इधर इधर की तरफ कर लें, कुछ हम लोग एफ लगा लें बाबू, एफ लगा लें। तो क्या होगा, सबसे आखिरी वाला तुमने यहाँ भी कौन रखा था? ई रखा था ना, तो ई के हेड पे ले आके रख लो किसको? एफ को ले आके रख लो। अरे बोलो, अरे यही ना एफ है, तो उसको ले आके रख लो ई के हेड पे। तो मेरे कहने का मतलब है पहले वाले के टेल को ये आखिरी वाले के हेड से मिलाओगे तो यही ना होगा। तो पता है इस पूरे का रिजल्टेंट एफ ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब ने तो मिलके जीरो कर लिया है, अकेला कौन बचेगा? इट इज समथिंग लाइक कि सर अगर टू माइनस 4 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 2 और प्लस 6 है, सर इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट रुकिएगा, सही किए ना? हाँ, आंसर क्या होगा इसका? रुको, -3 नहीं है क्या? -3 भी तो। हाँ हाँ सर बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? होगा ना सी? कैसे 6 हुआ बताइए? तो यहाँ से यहाँ तक वालों ने तो एक दूसरे को खत्म कर लिया, आप जोड़ते जाइएगा, अल्टीमेटली जो 6 अकेला बच गया, यही रिजल्ट होगा, यही फाइनल आंसर होगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो कुछ नहीं, हम आखिरी वाले को ला के रखेंगे तो पता चला कि इन सारे लोगों का रिजल्ट कितना है, और उतना भी हम देखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम तो बस इतना देखेंगे पहले वाले के टेल को, आखिरी वाले के, अरे यार तो ये तो इसी के ऊपर चला गया, यानी रिजल्टेंट कुछ और नहीं कितना होगा? एफ ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक और कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे फिजिक्स में यूज होगा, आप सुन रहे हैं? हाँ, कॉन्सेप्ट ये है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव वेक्टर्स आर सेम, अगर कुछ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहे और हर दो अगल बगल वाले वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम रहे, सुन रहे हो क्या? रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा, याद रखिएगा। जैसे बताइए, ये वेक्टर और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इधर से एंगल कितना है और इधर से भी कितना है, याद रखना रिजल्टेंट जीरो आएगा। और क्या जीरो आएगा? वो तो हमको देखिएगा लग रहा है कि जीरो आएगा। उधर एफ इधर एफ दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा एंड रिजल्टेंट आएगा जीरो। लेकिन बाबू अगर मान लीजिए एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, नहीं ना समझ में आ रहा है? अच्छा, तीनों फोर्स सेम है क्या, माने मैग्नीट्यूड में सेम है क्या? एक मिनट रुकिए, पहला जो मेरा सवाल था उसका आंसर नो होना चाहिए था। मैंने पूछा था तीनों फोर्स सेम है क्या, आंसर होना चाहिए था नो। क्यों नो? क्योंकि फोर्सेस तभी सेम हो सकती हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका, बोल नहीं रहे हो, उनका डायरेक्शन भी सेम हो। तो मैग्नीट्यूड ना खाली सेम है। हाँ, तो मैंने कहा कि तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? हाँ, नहीं मैग्नीट्यूड सेम है क्या? मैग्नीट्यूड तो सेम है, एफ एफ और एफ, और हर दो वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम है क्या? तो याद रखना रिजल्टेंट कितना आएगा? जीरो आएगा। आप तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, अब उसको एक आदमी पकड़ के इधर खींच रहा है, एक आदमी पकड़ के इधर खींच रहा है, ये पॉइंट कहाँ जाएगा? अगर दोनों लोग सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा हो तो ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, रिजल्टेंट जीरो। वैसे ही आप यहाँ समझिए, एक पॉइंट यहाँ है, एक आदमी पकड़ के इधर खींच रहा है, एक आदमी पकड़ के इधर खींच रहा है और एक आदमी पकड़ के इधर खींच रहा है, क्या लग रहा है किसकी तरफ जाना चाहिए? एकदम फोर्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना है। मेरा कॉमन सेंस वो कहता है कि ये कहीं नहीं जाना चाहिए, और सही बात भी है, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एफ नेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलिए ना, अगर आप चाहिएगा तो ये प्रूफ भी हो सकता है, हम सेम ऑर्डर में सजाएंगे क्लोइड पॉलीगन बन जाएगा। आप चाहते हैं इसको प्रूफ करना है? आप चाहते हैं कि सर इसको सेम ऑर्डर में सजा के आप हमको दिखाइए? अरे हाँ तो बोलिए, तब ना मैं बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग फिर। ये देखिए, ये था इधर की तरफ कितना बताओ जल्दी? एफ था। इधर की तरफ कितना था? एफ था। और बाबू इधर की तरफ भी कितना था? एफ था। अरे बोलो ना। चलो ठीक है, और ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सुविधा के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? अब बोलो ना, तो तुम मुझको ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? अब सांप सूंघ जाएगा सबको,
कि कितना भयंकर चीज हमसे पूछ लिए ये। अरे पागल रे, ये टोटल कितना है? 120 डिग्री है। 120। अगर ये टोटल 120 डिग्री है तो ये कितना है? ये तो ये जो बच गया वो 30 डिग्री नहीं होगा? सिमिलरली ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। अच्छा ये कितना होगा? 60 डिग्री। और ये भी कितना होगा? 60। ये तुमको समझ में आ रहा है? तब ना जाके ये पूरा 90 हो पाएगा, और तब ना ये पूरा 120 रहेगा। आप समझ रहे हैं? अरे हमने ये एंगल इसलिए लिखी ना क्योंकि हमको इनको सेम ऑर्डर में सजाना भी तो है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इस बेचारे एफ को ऐसे ही रहने देते हैं। अरे हाँ तो बोलो। अब इसको तुम उठाओ, क्या करो? उठाओ और ले आके तुम इस तरीके से यहाँ ऐसा रख दो। अरे बोलो रे भाई, अब तुम जब इसको रख दोगे, तुम बताओ ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री का मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया कि नहीं? ये तुमको समझ में नहीं आया? अरे यार, ये वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। तो ले आके ऐसा रखोगे तुम तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री नहीं होगा क्योंकि ये टोटल 90 है। अरे बोलो। बहुत बढ़िया। तो तुम हमको ये भी बता दो कि ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। समझ में आया? अब सुनो सुनो, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। हाँ, और बताओ ये कितना है? 30 डिग्री है। तो लेके जाएं, हम लेके जाएं, यहाँ ले आकर रख दें। तो रख दें तो तुम एक बात बता दो खाली रे बाबू कि ये एंगल कितना है? मार डालेंगे थोड़ी। अरे ये वर्टिकल के साथ ये कितना बना रहा है? तो वर्टिकल के साथ 30 ना बनाएगा? तो ये 60 हो गया। पूरा 60 हो गया। अब यार ये भी 60 है, ये भी 60 है। ये तुमको समझ में आ रहा है? इसका मतलब हुआ कि वो, अच्छा आज जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये भी है। इसका मतलब हुआ कि जब हम इसको रखेंगे ना तो हम पहुंच जाएंगे वहीं पे जहां से हम लोग चले। तब ना ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी है। क्या लग रहा है हम जहाँ से चले थे वहीं पे पहुंच गए कि नहीं? इसका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? तो मैंने हम वही सब करने जाएंगे, हम तो बस देखेंगे, बता देंगे आंसर कितना है। 0 है। क्लियर है? अरे बोलो हाँ। इसमें बताओ कितना है? इसमें कितना है? सब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम और हर दो फोर्स के बीच का एंगल भी सेम। अरे ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। तो रिजल्टेंट भी कितना? 0। रिजल्टेंट 0। अच्छा इसको तो हम ऐसे भी बोलेंगे कि सर यहाँ तो आमने सामने वाला एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेगा, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेगा, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, इसमें नहीं था कोई आमने सामने वाला एक दूसरे को मारने के लिए। क्या इसके सामने कोई इधर है? नहीं, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट 0 ही आएगा। चलिए बताइए ना, इसमें रिजल्टेंट कितना आएगा? क्या हमको सोचना पड़ेगा? भाई 72 डिग्री देख के हमको डरना पड़ेगा? काहे के लिए डरना पड़ेगा? हम जानते हैं सबका मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। और हर दो के बीच का एंगल भी कितना है? सेम है। अरे तो रिजल्टेंट कितना होगा? 0 होगा। अरे बोलो जल्दी। ऐसा सवाल पता है आपसे कहाँ पूछा जाएगा? जैसे आप जाइएगा अपना एनसीईआरटी निकालिएगा, 11th क्लास का ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर खोलिएगा, उसका एक वर्कड आउट एग्जांपल है। उसमें बोला है कि एगो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे m और m मास रखा हुआ है। एकदम बीचों बीच हमने एक और m मास ले आके रख दिया। बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? अब सुनिएगा, इतना तो आपको पता होगा कि दो मास m1 और m2 अगर r सेपरेशन पर रखे हुए हैं तो ये लोग एक दूसरे पे, फिर से ये लोग एक दूसरे पे, 9th क्लास की बात है ये, 9th क्लास की बात, एक दूसरे पे, हाँ बोलो बोलो। सेम क्या होता है रे? सेम लौकी या भांटा ये सब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे पे हैं इक्वल। अरे यार अट्रैक्टिव, हाँ क्या अट्रैक्टिव क्या? अरे जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो बोलो यार। हैं एक दूसरे पे डिपेंड, नहीं नहीं और कुछ ट्राई करिए।
अरे एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। दो मास एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाते हैं? क्या ये जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं क्या हम लोग? 9वीं क्लास में पूरा वो ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने। अरे दो मास है M1 और M2, तो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाए? और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के सिर्फ चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, यानी ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F फोर्स लगा के, तो ये भी इसको अपनी ही तरफ खींचेगा F फोर्स लगा के। सेम अमाउंट का फोर्स इसलिए होगा ताकि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो किया जा सके। और इस F का तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, G-M-O-N-M नहीं पढ़ा है क्या? ये क्या पहली बार देख रहे हो? हाँ तो सुनो, क्या क्वेश्चन ये है कि बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो तुम बताओ ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? बताओ। मान लो कुछ F फोर्स लगा है, मान लो, और इस F का हम निकाल भी सकते हैं G-M-1-M2/r² करके। तो क्या लग रहा है, ये इसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा क्या? कितना फोर्स लगा के? नहीं बोल रहे हो? ओ सेम फोर्स लगाएगा। क्यों सेम फोर्स लगाएगा? क्योंकि ये M है तो ये भी M है, और जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे वो भी है। तो ये अपनी तरफ खींचेगा 10 न्यूटन लगेगा, तो वो भी तो अपनी तरफ खींचेगा 10 न्यूटन लगेगा। तो ये दोनों खींचेगा तो छोड़ देगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। और कितना लगाएगा? क्योंकि ये एकदम सेंटर था, क्वेश्चन ने कहा है कि सेंटर है ये। अरे बोलो जल्दी, अब तुम बताओ ना। अब बोला है कि नेट फोर्स कितना है? 0 है। हालांकि बाकायदा उस दिन हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ कंपोनेंट तोड़ के सॉल्व किया जाता है। आप जाइएगा ना, खोजिएगा। कोई एनसीईआरटी लाया है? लाया फर्स्ट पार्ट? एनीवन? कोई तो होगा जो गलती से ले दिया होगा। हाँ लाओ एनसीईआरटी। देखिए आपको तो खरीदना ही है। ये क्वेश्चन नंबर आप जाके मैं बता देता हूँ, 8.2 देखिएगा। 8.2 दिख रहा है तुमको? दिख रहा है 8.2? इसमें तुमको दिख रहा है कि यहाँ M और M है, और यहाँ सेंटर पे मास है। आई देखो, ये पूरा सॉल्व किया है, लेकिन फाइनली आंसर कितना लाया है? नहीं लाया है। तो इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन हमको देखिएगा पता चल रहा है आंसर कितना आ जाएगा। और इसमें फाइनल आंसर 0 आया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मिले, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, बताइए इस केस में कितना है? क्योंकि सब फोर्स सेम, और बताइए हर दो फोर्स के बीच का एंगल भी हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए आपकी किताब में ये सब लिखा होगा। ठीक है, सुनिए, ये अगला क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर 0 रिजल्टेंट। अगर हमको 0 रिजल्टेंट चाहिए तो कम से कम कितना वेक्टर चाहिए? कम से कम हमको 2 तो चाहिए। और वो 2 कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड
मैंने 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। तो आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन ये कह रहा है मिनिमम वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। तो कम से कम कितना चाहिए? अनइक्वल मैग्नीट्यूड क्या है वो, तो कम से कम कितना चाहिए? कम से कम 3 होना चाहिए। कितना? 1 मिनट, 5 कितने लोग कह रहे हैं? हाँ समझाना, तो काहे 5 कह रहा है? मैंने तुम कहना चाह रहा है कि सर ये और ये, हाँ 3 है, तो रिजल्टेंट कितना है इसका? 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। तुम कह रहा है कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो तुम कह रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड अनइक्वल लग रहा है? तो तुम कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, हो जाएगा ना? तो कम से कम कितना वेक्टर चाहिए? कम से कम 3 वेक्टर चाहिए। बैठिए। कम से कम क्या चाहिए बोलो ना? 3 वेक्टर चाहिए। कम से कम क्या चाहिए बोलिए? 3 वेक्टर चाहिए, ताकि हम लोग ट्रायंगल बना सके। अरे बोलो भाई, ताकि हम लोग क्या कर सके? ट्रायंगल बना सके। तब ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड का होने के बावजूद भी रिजल्टेंट कितना होगा? 0 हो जाएगा। बोलो ठीक है। लेकिन अगली बार में कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। आप बताइए कि अगर वो नॉन कोप्लेनर है तब कम से कम कितना वेक्टर चाहिए? तो पहले तो ये बताना कि 2 वेक्टर्स तो होगा नहीं, क्योंकि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर तो मार्केट से गायब हो गया। 3 वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट 0 करें, तो 3 वेक्टर्स रिजल्टेंट अगर 0 है तो एक ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल एक प्लेनर चीज होता है। ट्रायंगल क्या होता है? एक प्लेनर होता है, ठीक है। ट्रायंगल नॉन प्लेनर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा प्लेनर होगा, वो एक ही प्लेन में आएगा। 1 मिनट, पेन लाइएगा। ट्रायंगल आप कैसे भी बनाइए, ठीक है, ट्रायंगल आप कैसे भी बनाइए, सुन रहे हो? कैसे भी बनाओ, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर ही ना है। प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, देखो प्लेनर स्ट्रक्चर है। हम ऐसे रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये प्लेनर है। तो 3 भी नहीं होगा, तो कम से कम कितना चाहिए? 4 चाहिए। कैसे कम से कम 4 चाहिए वो हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हमने ये ए ड्रॉ कर लिया, दूसरा वेक्टर अब हमको बी चाहिए, तो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करने में हम दिमाग नहीं लगाएंगे, दूसरा वेक्टर हम अपने से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी दोनों कोप्लेनर होंगे ही, वो हम कहीं भी ड्रॉ कर लें। तो दूसरा ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास है ऑप्शन कि मैं इसको खटाक से मिला के और 0 कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कर देने से ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाएगा, जबकि हमको तो नॉन कोप्लेनर ना चाहिए। तो अब हमारी मजबूरी है कि अब हमको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो अगर बाहर जाना पड़ेगा तो एक तीसरा वेक्टर होगा जो इस सिचुएशन को प्लेन से बाहर लेके जाएगा। तो अब आपके पास एगो चौथा वेक्टर भी चाहिए, बोलिए, जो फिर इसको वापस वहां तक लेके जाए। अरे बोलो भाई। तो ये हो गया ए बी, कुछ यहाँ होगा सी, अब तब ये होगा डी। यानी अगर नॉन कोप्लेनर है तो कम से कम कितना? आपको 4 वेक्टर चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन का कहीं कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आगे चल के आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बस ये सोचने वाला क्वेश्चन था कि हम उतना सब सोच पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? तो कम से कम तो 2 गो पे भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। लेकिन अगर अनइक्वल हो गया मैग्नीट्यूड तो कम से कम कितना चाहिए? 3 चाहिए। लेकिन अगर हमको नॉन कोप्लेनर चाहिए तब कम से कम हमको 4 चाहिए, ताकि 1 2 ये तो कोप्लेनर ही होगा हमेशा।
तीसरा जाएगा इधर, चौथा जाएगा अंदर, कम से कम हमको 4 चाहिए। ठीक है, क्लियर है बाबू? लीजिए आगे बढ़े, सुनो ध्यान से। अगला कॉन्सेप्ट है कि जो 6 डायरेक्शंस होती हैं, एक बार फिर से पेन दीजिए, एक ही दो, 6 डायरेक्शंस होती हैं जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं। कौन कौन सा बताइए? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और क्या? लेकिन मैथ्स में, अच्छा है फिजिक्स में, पढ़ाई लिखाई में इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ना। इसको बोला जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड है। अच्छा, एक्स, वाई और जेड की खासियत ये है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तीनों एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। सही है, चलिए ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि एक्स और वाई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। वाई और जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स और जेड भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन जब ड्रॉ करने की बात आएगी तो हम एक्स को ऐसे, वाई को ऐसे, और जेड एक्चुअली कहाँ है? देखिए ना, एक्स इधर है, वाई ऊपर है, तो जेड एक्चुअली बाहर ना है। तो हम तो ये बाहर वाला डायरेक्शन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। कैसे ड्रॉ कर पाओगे? बाहर वाला डायरेक्शन ड्रॉ कर पाओगे? तो मजबूरी है कि हम इसको ऐसे तिरछा ड्रॉ करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना है? 90 डिग्री। तो बाबू इन दोनों के बीच का एंगल भी अब 3D में थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ 90 डिग्री है, और हम मान के चलेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना है? 90 डिग्री ही है। ठीक है, अरे बोलिए जल्दी। चलिए ठीक है। अब अगर हम एक क्यूब ड्रॉ कर लें, क्यूब टाइप का कुछ अगर यहाँ ड्रॉ करके रख लें, तो ये अब आपको और बढ़िया से दिख रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी क्यूब के जो 2 एजेस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो ये है भले इधर, लेकिन हम इसको मानेंगे कहाँ? बाहर। ठीक है, ये देखा था हम लोगों ने पहले भी। अगर वो एक्स है तो ये माइनस एक्स होगा, वो वाई है तो ये माइनस वाई होगा, ये जेड है तो ये क्या होगा? तो ये दिख भले इधर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा इसी को अगर हम बोलना चाहें तो हम इसको बोलेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड। हम अपने हिसाब से देखें तो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। इसको क्या बोला जाएगा? अपवर्ड। इसको बोला जाएगा डाउनवर्ड। ये भले इधर दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ है? ये बाहर की तरफ है, ये आउटवर्ड है। बोलो बाबू, ये भले इधर दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ है? ये अंदर की तरफ है, ये इनवर्ड है। ये जो है एक्चुअली कहाँ है? बाहर है। और ये एक्चुअली कहाँ है? अंदर की तरफ है। बोलो, बाहर का उल्टा तो अंदर ही ना होगा। तो ये इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब हुआ इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन। ये इस स्क्रीन के अंदर जा रहा है। बोलिए, चाहे आपके बुक में लिखा होगा इनटू द प्लेन ऑफ, अच्छा खाली इनटू द प्लेन लिखा है, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा, अंदर जा रहा है। इस आउटवर्ड का मतलब हुआ आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ आएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा, उसमें राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। चलो मैं अलग से समझाता हूँ, सुनो। एक होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि एक्स, वाई और जेड हम किधर किधर लेंगे। तुम लोग ध्यान दे रहा है? ठीक से बैठो पहले। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्स, वाई और जेड कौन कौन सा होगा। तो सुनो, एक्स और वाई किसी भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन को तुम मान सकते हो। बोलो ना। अच्छा पहले मैं तुम्ही से पूछता हूँ, बताओ। मान लो बाबू कि ये है एक्स, अच्छा मान लो इसको एक्स, इसको वाई मान लिया मैंने, तो जेड कौन होगा? ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड किधर होगा? जेड किधर होगा? अरे जेड इधर ही ना होगा, तब ना तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन मैं कहूं कि तुम गलत हो, तो मानोगे? ये एक्स है, ये वाई है,
मैंने मैं एक्चुअली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई है। तो मैं अगर कहूँ कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड नहीं है तो तुम मानोगे? मानना पड़ेगा बाबू, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड ये नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्चुअली ये होगा। अरे बोलिए ना। अब सवाल है कि ये मैंने कैसे पता कर लिया कि ये नहीं होगा ये होगा? यकीन ना हो तो कितना भी पढ़ा लिखा आदमी कोई होगा तो मुझसे जाके एक बार पूछ लेना कि अगर ये एक्स है ये वाई है तो जेड कौन है, देखना वो यही बताएगा। नहीं, एक्चुअल में ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस ये है। अच्छा रुको एक मिनट, अगर ये एक्स है कौन है और ये, तब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस ये होता है। तो यही हम सीखेंगे कि जेड एक्सिस हम कैसे डिसाइड करते हैं, राइट हैंड, हाँ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज होगा सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप अपने हाथ की इन 4 उंगलियों को एक साथ रखिए और अंगूठे को ऐसे रखिए ताकि एल बन सके, एल एल बन सके, ठीक है। बहुत, ये क्या है जी, ये ऐसे आशीर्वाद दीजिए, आप सब लोग मिलके हमको आशीर्वाद दीजिए ऐसे। अब सुनिए, किसको इसको एक्स मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, तो हम इन 4 उंगलियों को रखेंगे एक्स की तरफ। चलिए मैं भी आपकी तरफ हो जाता हूँ, एक्स की तरफ, ठीक है। बोलिए ना, 4 उंगलियों कहाँ रखेंगे, एक्स की तरफ। उसके बाद नहीं, 4 उंगलियां सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं करना है। हाउ सब वो सब नहीं है, वो कहाँ देखे थे ये सब, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड, वो सब नहीं, वो सब नहीं। ये समझ रहे हो, 4 उंगलियां किधर, एक्स की तरफ। अब हमको इन 4 उंगलियों को मोड़ना है वाई की तरह, तो वाई इधर ना है, तो ये मुड़ ही नहीं रहा है। ये कोशिश किया मैंने लेकिन मुड़ कहाँ रहा है, नहीं ना मुड़ रहा है। अब क्या करे यार, समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, हम हाथ ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाथ अगर हम ऐसे कर देते हैं तो तभी 4 उंगलियां तो एक्स की तरफ ही हैं, लेकिन यार ये कहाँ मुड़ रहा है, नहीं मुड़ेगा। और इतना भी डेडिकेशन नहीं है कि हम मोड़ने के चक्कर में तोड़ लूं, खिलाओ मैं मोड़ के दिखाता दूंगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा अगर मैंने हाथ को ऐसे कर लिया, ये अब मुड़ गया क्या, ये मुड़ गया ना, यानी आपको एक्स को मोड़ना होता है किसकी तरह, अंगूठा जो है वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस बताएगा। क्या बताएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, यानी इस केस में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस कहाँ है, नीचे की तरफ है। क्लियर है बाबू, नीचे की तरफ होगा, ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, तो ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर। लेकिन अगर मैंने तुमसे कहा कि ये है एक्स और ये है वाई, अब 4 उंगलियां होंगी एक्स की तरह, आई देखिए वाई की तरफ मुड़ गया, मैंने मुट्ठी बना लेना है। तुम तो ऐसा समझो ना कि एक्स की तरफ 4 उंगलियां हो और वाई वाई आशीर्वाद के रूप में निकले। अरे बोलो ना, तो तुम्हारा पाम जो है, पाम, ये पाम जो है, ये हथेली जो है, इसमें से क्या निकलना चाहिए, वाई निकलना चाहिए, ऐसा समझो। तो कब निकलेगा, ऐसे करेंगे तो निकलेगा, हमको ऐसे करना होगा ना, है ना बाबू। देखो ना 4 उंगलियां किसकी तरफ हैं, एक्स की तरफ है, और आपको नहीं लग रहा आपके हथेली में से वाई निकल रहा है, तो अंगूठा आपको बता देगा, क्या बता देगा। तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो जेड कौन होगा, ये वाला होगा। इज इट क्लियर। तो चलिए वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 67 है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक मैं करके बताता हूँ, बाकी सब आप बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। पहले वाले में बताना बच्चों, पहले वाले में बताना एक्स किसको बोला है, जल्दी बोलो। देख लो कहाँ तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे रे, हैं एक्स इसको ना बोला गया है। अच्छा जी वाई किसको बोला गया है, वाई किसको, इसको, इसको पगला देगा तुम लोग, दिखाओ हमको। अच्छा वाई इसको बोला गया है, इसको जेड बोला है, हमको पता करना है कि ये सही है कि नहीं। पहले तो तुम ये बताओ कि एक्स इधर है, चलो ठीक है, जेड उधर है, ये वाई जो इधर दिख रहा है ये एक्चुअल में है कहाँ, क्या हम इस वाई को ऐसा तिरछा मानेंगे, तिरछा है। मेरी मजबूरी है यार, मैं नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो मैंने तिरछा ड्रॉ, लेकिन इस वाई को तुमको कहाँ मानना है, इधर मानना है, वाई को इधर मानना है। तुमको बताना है कि वो जेड सही दिया हुआ है कि नहीं। बताओ आराम से बताओ, सोच के बताओ, जेड सही दिया है,
सही है। ओ तो एक्स इधर है, एक्स इधर है, अब वाई कहाँ है जी? वाई बाहर है। ओ तो इसका मतलब वाई इधर है। अच्छा तो एक्स को वाई की तरफ मोड़ा जाए। भाई देखिए आप लोग ऐसा ही ना है, मैं भी ऐसा ही हो जाता हूँ। ये एक्स की तरफ 4 उंगलियां और हथेली से वाई निकल रहा है, तो जेड ऊपर आएगा। और ये भी जेड ऊपर दिया है। अरे ये तो सही दिया है, इसका मतलब है ये सही है। सही है। अगला वाला अब देखो तुमको बताना है। रुक जाओ पहले, हमको यहाँ ड्रॉ तो कर लेने दो, हमको ड्रॉ तो कर लेने दो। बताओ तो बाबू, एक्स ये है? नहीं आप हमको दिखा दीजिए। एक्स इधर है, वाई, वाई इसको बोला है और जेड इसको बोला है। देखते हैं आप ये बता पा रहे हैं कि नहीं। तुम बोलो बीच वाला, वो ब्लैक टी शर्ट जो है, बताओ सही है कि गलत है? हैं? सही है? सोच लिया? तुम लोग सोच लिया है? कसम खा के बोल रहा है? तुम सोच लिया? जेड किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? सामने में नहीं, इधर आ रहा है। हमको समझाओ कैसे आ रहा है, समझाओ जल्दी समझाओ, समझाओ कैसे आ रहा है। बोलो, तुम समझाओ। हाँ अब मुंह से नहीं समझाया जाता, हाथ से समझाइए। जेड बाहर की तरफ होगा। कैसे पता चल रहा है ये सही है कि गलत है? बैठो समझाओ। तुम लोग ट्राई नहीं करता है यार, पता ना। अरे समझाओ ना, जैसे देख रहा है ये लोग ऐसा ऐसा कर रहा है, वैसा करो। है पेन से कर रहे हो, पेन ही से हमको समझा। एक्स उधर की तरफ है, चलो बहुत बढ़िया। वाई कहाँ है? वाई बाहर है, वाई बाहर है, तो वाई नीचे ना है। हाँ पहले उसको एक और पेन दो, हमको बताओ एक्स कहाँ है। हाँ एक्स वाई, बहुत बढ़िया। पहले दाहिने हाथ को फ्री करो, एक ही उंगली हाथ से दोनों पकड़ो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। अब बताओ एक्स की तरफ क्या होनी चाहिए? 4 उंगलियां, बहुत बढ़िया। अब वाई की तरफ मोड़ना है, तो वाई की तरफ मोड़ना है तो आई मोड़ेगा। तुमने ये सही कर लिया। देखो एक्स है इधर, अब वाई है नीचे। एक्स है इधर, अब वाई कहाँ है? नीचे है। 4 उंगलियां एक्स की तरफ होनी चाहिए है, हमको वाई की तरफ मोड़ना है। कहाँ मोड़ना है? नीचे मोड़ना है। तो नीचे मोड़ना है तो क्या करेंगे? हाय हाय नीचे मुड़ गया, क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? रोशन बताए, रोशन नाम है, रोशन बताएगा क्या करे, बताओ। बेंड किसको? इसको, इसको बेंड कर देंगे। हमको मोड़ना है वाई की तरफ, नीचे मोड़ना है। हाथ को बेंड करे तो हमको करके ना दिखाओ यार, ऐसे। कहाँ जा रहे रे तुम लोग? इधर से कोई समझाओ, इधर से। उधर पीछे से, लास्ट बेंच से हम चाहते हैं, लास्ट बेंच से। चलिए हाथ उठाइए, कौन समझाएगा? क्या करें, मदद करिए प्लीज, भगवान के नाम पे मेरी मदद करिए। हाँ बताओ। अच्छा हम ऐसा कर लें, ओ ये एक्स है, वो लड़का रे, ये एक्स है। एक्स किधर है? इधर है। अब वाई कहाँ है? नीचे। तो ये जो तुम्हारा पाम, ये जो हथेली है, मैंने क्या कहा, ऐसा समझना है कि उसमें से वाई एक्सिस निकल रहा है, तो निकल के नीचे ही ना जा रहा है। तो तुम पाम ऐसा करेगा तब ना निकल के नीचे जाएगा। अब ना तुम एक्स को वाई की तरफ मोड़ेगा, तो अंगूठा कहाँ गया? कहाँ गया?
यानी जेड कहाँ होना चाहिए? आई 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 जेड इसको दिया है, तो क्या इसका मतलब बाहर होता है? इसका मतलब बाहर होता है? अरे इसी का मतलब बाहर होता है। सही है, ये भी सही है। बैठो, अगला बताएगा ना तुम लोग। अगला तुम लोग बताओ सही है कि गलत है, ये बताओ। रुक जा रुक जा। ए, ये तो हमको लग रहा है खड़े खड़े दिख रहा है। तुम बता देगा अब की बार? हैं? एकदम बता देगा ना? तुम बता दो आज। ट्राई कर लिया है? चलो खड़े हो जा, बताओ। एक्स ऊपर, शांत रहो। अच्छा तुम क्या यहाँ के बता सकता है? अच्छा वही वही से बताओ, चलो ठीक है। इन्होंने ये देखिए क्या कह रहे हैं। मैं, हाँ बोलिए। कह रहे हैं सर, कह रहे हैं एक्स ऐसा है, सही बोल रहे हैं क्या? एक्स ऊपर है, चलो ठीक है। वाई किधर है? वाई बोल रहे हैं इधर है, ये भी सही बोल रहा है क्या? हाँ तो जेड किधर होगा? किधर होगा? हाँ हाँ हाँ, ये क्या है ये? हैं? चलो करो। एक्स को वाई की तरफ मोड़ना है, तो ऐसा कर लिया था। अब वाई की तरफ इधर तुम मोड़ रहा है। पहले वाई है किधर? अरे वाई उधर ना है, तो तुम्हारा हथेली ये पाम जो होना चाहिए, घुमाओ। हाँ जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। ऐसा होगा तब ना हम एक्स को वाई की तरफ मोड़ पाएंगे। नहीं मोड़ पाएंगे। अंगूठा कहाँ जा रहा है? तो कहाँ तुम बता पाया यार, बताओ, गड़बड़ा दे रहा है। हैं? ये एक्स है, ये वाई है, चलो ठीक है। तो एक्स की तरफ 4 उंगलियां, और पाम जो होना चाहिए उसमें से वाई निकलना चाहिए। तो जेड कहाँ आया? बाहर आया, और ये जेड बाहर दिया हुआ है। तो सही है कि गलत है? तो सही नहीं है ये, सही है ये। चलो अगला 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 करो। बैठो बैठो। हटाओ। देखिए सुनिए एक मिनट। अच्छा होगा कि आप पेन का सहारा ले सकते हैं। 2 पेन तो कम से कम सबके पास होगा। 2 पेन निकालिए, एक्स और वाई को ड्रॉ करके घुमा उमा के देख लीजिए। तुम क्या है? सही है कि गलत है? सही है। तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है? हैं? तो तुम ही समझाएगा, खड़े हो जाओ। हाँ तुम जो है, अब तक ट्राई कर लिया होगा। कब तक ट्राई करेगा? हैं? करेगा ट्राई, तो हम लोग वेट करें? वेट करें, ट्राई करेगा। ये आया है, समझ में आया है ये? तो बताओ ये सही है कि गलत है? सही है, कैसे समझा? उसको पेन दोगे? 2 पेन, पेन दो उसको, दो। शांत रहो, समय नहीं है, शांत रहो। पेन दो उसको, 2 पेन दो। हमको बताओ इसमें एक्स कहाँ है? एक्स कहाँ है? बोलो। पहले तुम लोग शांत रहो, शांत रहो। बोलो बाबू, एक्स कहाँ है? एक्स ऊपर है। एक्स है ऊपर ना? एक्स ऊपर है, इस वाले फोटो में एक्स ऊपर है। एक्स ऊपर है। कहाँ है? बाहर है।
तो अंदर तो पेन को ऐसे करके दिखाओ जिधर है एक। पहले एक ही पेन लो ना, एक ही पेन लो। हाँ, एक्स कहाँ है? इसके हिसाब से अंदर का मतलब क्या हुआ है? इसके हिसाब से अंदर का मतलब क्या हुआ? किधर है? कहाँ है? ऊपर है। इसको अंदर बोला जाएगा। इसको अंदर बोलेंगे। अरे तो यही ना अंदर होगा। हम बोलेंगे ले आओ तलवार, इसके अंदर घुसा दो, तो कहाँ कहाँ वो ऊपर घुसा देगा। तो अंदर का मतलब तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तब बोलो एक्स है अंदर, ऐसा है। करो, पेन को करो। तो लोग बैठ के बेवकूफ बनाता है, हैं? कहाँ है बताओ? अंदर है। वाई बताओ किधर है? तो पेन को नीचे करो, जाए करो। अब एक्स खा गया तुम। हाँ, एक्स को किधर? हाँ, एक्स है इधर, वाई कहाँ है? नीचे, ऐसा है। अब बताओ जेड किधर होगा? जल्दी करो, समय नहीं है। कैसे ट्राई करेंगे? ये नागिन का चल रहा है। हाथ को तो पहले से, ये क्या था? ये बाबा जी का ठुल्लू है ये। आइए हम आपको बताते हैं, समझो। ऐसे क्या होता है? 4 उंगलियों को किधर करना है? 4 उंगलियों को किधर करना है? तो करना 4 उंगली एक्स की तरफ करो ना, एक्स की तरफ। ऐसा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बताओ किधर? वाई किधर है? वाई नीचे है ना। तो ये एक्स को वाई की तरफ घुमाएंगे, जेड कहाँ आएगा? इधर आएगा। जेड इधर आएगा। तो यही वाला ना जेड है। ये आया है समझ में? ये आया है बाबू। एक्स और वाई अगर दे दिया जाए तो जेड अगर आपको ढूंढने नहीं आएगा ना, तो कोई क्वेश्चन आपसे सही नहीं होगा। आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, बताओगे नेगेटिव डायरेक्शन, है कि नहीं? ठीक है, तो ये एक्स को वाई की तरफ मोड़ा गया, जेड आ गया। ठीक है, अगला क्या क्या लग रहा है? अगला चलो मैं ही बता देता हूँ, जल्दी जल्दी। सॉरी, बैठ जा बाबू, बैठ जा। ठीक है, क्या है? एक्स है ऊपर, वाई है इधर, और जेड कहाँ है? जेड बाहर दिया है। बताओ, एक्स ऊपर है और वाई इधर है, तो मुड़ेगा थोड़े। अब ऐसे ना करना पड़ेगा। एक्स आ गया ऊपर, वाई है उधर, अंगूठा कहाँ? यानी जेड ये होना चाहिए था, जबकि इसको दिया है तो ये हो गया। बाकी सब सही था, ये गलत हो गया। आखिरी वाला जल्दी से बताइए। रुकिए 1 मिनट। आखिरी वाला, एक्स है इधर, वाई ऊपर है और जेड इधर है। हाँ सुनिए, एक्स कहाँ है? बाहर ना है जी, एक्स बाहर है। ये आपको दिक्कत हुआ होगा करने में, लेकिन कोई बात नहीं है। घर पे जाके थोड़ा एक बार फिर से सबको देखना। हाँ बताओ, एक्स कहाँ है? किधर है? एक्स बाहर है और वाई कहाँ है? ऊपर है। भाई एक्स को वाई की तरफ मोड़ोगे, अंगूठा इधर ना जा रहा है, यानी जेड इधर वाला होना चाहिए, और जेड इधर वाला दिया हुआ है, तो ये भी हो गया गलत। सही है, ठीक है। ये वीडियो में डाल दूंगा, अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट हुआ होगा, नहीं समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, जिनका वेक्टर छूटा है शुरू से, वो आज 4 बजे आ जाइएगा, और जिनका ट्रिगोनोमेट्री छूटा है वो आइएगा 5 बजे। 5 बजे, ठीक है, जाइए।